जय हिंद साथियों। देखिए, इससे पहले हम WBC RBC के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लेटलेट्स जो होता है, इसी का दूसरा नाम पट्टिकाणु होता है। क्या होता है? पट्टिकाणु होता है। RBC को हम रक्ताणु के नाम से जानते हैं, WBC को हम श्वेताणु के नाम से जानते हैं, और इसी का अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। ये आपको याद रखना और इसके ऊपर स्टार लगाना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रोम्बोसाइट किसका अन्य नाम होता है, तो किसका हो जाएगा? प्लेटलेट्स का हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ 4-5 पॉइंट याद रखने हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम अवधि की बात करें तो इसकी अवधि कितने दिन की होती है? तो 4 से 7 दिन तक ये जीवित रहती है हमारे रक्त के अंदर। उसके बाद में ये नष्ट हो जाती है और फिर से नई प्लेटलेट्स बनकर हमारे सामने आती है। नेक्स्ट बात करें संख्या की, बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो लगभग 2 से लेकर 4.5 लाख तक इसकी संख्या होती है। नेक्स्ट बात करें कार्य की, तो जो कार्य की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। इसी को हम बोलते हैं रक्त स्कंदन के नाम से जानते हैं। स्कंदन का शाब्दिक अर्थ होता है जमना। क्या होता है? जमना। ये आपको याद रखना है। और इसका इंग्लिश वर्जन जो होता है वो क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होता है। क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होता है। ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि ये 4 से 7 दिन बाद में नष्ट तो हो जाएगी, लेकिन नई बनेगी कहाँ पर? तो जो प्लेटलेट्स जो होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं का नाम हो जाएगा हमारे मेगा कैरियोसाइट कोशिका। कोशिका का नाम क्या हो जाएगा? मेगा कैरियोसाइट कोशिका। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के अंदर एक विखंडन की क्रिया होती है। किसकी होती है? विखंडन की क्रिया होती है। और विखंडन की क्रिया के माध्यम से ही प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अस्थि मज्जा में भी एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है और उन कोशिकाओं का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट कोशिका। और इनका जब विखंडन होता है तब किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो 7 दिन बाद में अगर 1 सप्ताह तक जीवित रहेगी, प्लेटलेट्स खत्म हो जाएगी, वापिस से नया जो निर्माण होगा प्लेटलेट्स का वो कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा के अंदर होगा। ये आपको याद रखना है। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस बीमारी के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या डाउन होती है? तो ये बीमारी याद रखना है आपको, डेंगू। जब हमें डेंगू हो जाता है तो उसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ये हमें याद रखना है। ये एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं डेंगू की, क्योंकि जब हमें डेंगू हो जाता है तब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो उसके दौरान हमारे शरीर का जो तापमान जो होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर जो होता है उसमें क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्या आता है? उसके अंदर परिवर्तन आता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें परिवर्तन आता है। अब जैसे परिवर्तन आता है तो हमारा तबीयत बिगड़ने लगती है और साथ ही साथ में हम चलने फिरने की हालत में भी नहीं रहते। हमें सहारे की आवश्यकता होती है घूमने फिरने के लिए, फिर हमारे दैनिक काम करने के लिए भी। तो इसके लिए हम एक कहानी सुनेंगे और उस कहानी के माध्यम से आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है और उसकी वजह क्या होती है। तो वो उस कहानी को सुने तो ध्यान से सुनना। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें डेंगू हो जाता है, अब डेंगू जो होता है उसका मेन टारगेट रहता है कि वो जैसे हमारे बॉडी के अंदर डेंगू होता है, ये मच्छर के द्वारा होता है, ये मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। अब जैसे ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो वो जो डेंगू जो होता है उसका जो भी कारक होता है वो कारक क्या करता है? रक्त के अंदर केवल प्लेटलेट्स को ढूंढता है और प्लेटलेट्स को ढूंढते ही उसको मारने लगता है। अब जैसे ही मारेगा ये तो धीरे धीरे प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी। अब जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी तो उसी के साथ साथ में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसमें भी परिवर्तन होने लगेगा। अब इस परिवर्तन को वापस हमें क्या करना है, या फिर जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर में परिवर्तन होता है उसको वापस हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है? ऊपर वाले ने हमें एक संरचना दी है। रक्त के अंदर जो हमारा जो शरीर जो होता है उसके अंदर एक स्प्लीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पलिया, और पलिया को ही हम बोलते हैं ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। तो हमारा बॉडी का जो ब्लड बैंक होता है वो कौन होता है? पलिया होता है, जिसको हम स्प्लीन के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो डेंगू का जो भी कारक होता है उससे फाइट करती रहती है, यानी कि उसको नष्ट करने का कभी काम कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है। तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध चलता है और उस दौरान क्या होता है? ये जो प्लेटलेट्स होती है ये तुरंत सूचना भेजती है स्प्लीन को, और जैसे ही स्प्लीन को भेजती है तो जो ब्लड बैंक जो होता है वहां से रक्त जो होता है वो तुरंत निकलता है और जहां पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो रही है हमारे बॉडी के अंदर वहां पर पहुंचता है। और जैसे जैसे ये निकलता जाता है तो डेंगू भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है और प्लेटलेट्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो ये इसकी पूरी कहानी होती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या किस वजह से कम होती है तो वो मैंने कहानी बता दी। अब इससे बचने का उपाय क्या होता है? तो इसको बचने का सबसे अच्छा आसान सा उपाय है, जब भी आपको मान लीजिए डेंगू हो जाए तो उसके लिए आपको जो खट्टे जो फल होते हैं, अपने खट्टे फल का आपको सेवन करना है। जैसे हम बात करें हमारे जितने भी नींबू वर्गीय फल होते हैं, जैसे हम बात करें
नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी होगा, इनका सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ में यदि हम बात करें बकरी का जो दूध होता है उसका सेवन करना चाहिए आपको। इसी प्रकार हम बात करें फल वृक्षों की यदि बात करें तो इसके अंदर जैसे हम बात करें पपीता के जो पत्तियां होती है या फिर जो पपीता का जो दूध होता है उसका आपको सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार हम बात करें गिलोय हो गया या फिर हमारा जो एलोवेरा होता है इसका अगर आप जूस का सेवन कर सकते हो तो जूस का सेवन कीजिए, या फिर इनके अगर आप सब्जी बना सकते हो तो सब्जी बनाकर इनका हमको सेवन करना चाहिए। और तो इनका प्रयोग करके हम आसानी से डेंगू से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी खट्टे फल जो होते हैं इनके अंदर ये विशेषता पाई जाती है, ये तुरंत जो प्लेटलेट्स जो होती है वो डाउन हो रही है उनको तुरंत सर्वाइव करते हैं, यानी कि वापस से उनको बढ़ाने का काम कौन करता है, तो हमारे खट्टे फल करते हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जब रक्त के कार्य पढ़ाए थे तब मैंने वहां पर आपको एक कार्य बताया था, जो ब्लड जो होता है वो ताप नियंत्रण करने का काम भी करता है, क्योंकि रक्त के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है वो जैसे संख्या डाउन होती है तो वापस से हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। अब उसको वापस हमें बराबर करना है तो उसके लिए हमें वापस से उसी लेवल पर हमें ब्लड और प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाना पड़ता है। जैसे हम ये खट्टे फल का सेवन करते हैं तो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो ऑटोमेटिक जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो इसी के साथ में हमारा जो यह बीमारी जो होती है वो नियंत्रित हो जाती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी नियंत्रित हो जाता है। ठीक है ना, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो हमने देखा था प्लेटलेट्स, अब हम देखते हैं इसके अंदर प्लेटलेट्स का जो प्रमुख काम क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमाता है। तो अब रक्त का थक्का किस तरह से जमता है तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं रक्त का थक्का। रक्त का थक्का, यदि साथियों हम रक्त के थक्के की यहाँ पर बात करें तो जनरली हमारे बॉडी के अंदर दो तरह से रक्त का थक्का जमता है। हमारी जो पूरी बॉडी जो होती है वो उसके अंदर दो तरह से रक्त का थक्का जमता है। एक तो रक्त का थक्का जमता है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर एक तो जो रक्त का जो थक्का जमता है वो कहाँ पर जमता है, शरीर के अंदर, और दूसरा जो जमता है शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। दूसरा जो रक्त का थक्का जो जमता है वो कहाँ पर जमता है, शरीर के बाहर। अब इन दोनों की क्या कहानी है वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले रक्त का थक्का जमने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन की जानकारी हमको रखनी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक पदार्थ, रक्त के थक्के के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसके लिए यदि हम बात करें कि ओवरऑल रक्त का ऐसा कौन सा भाग है जो रक्त के थक्के में भाग लेता है, तो उसमें आ जाएगा हमारे कार्पल्स की। यदि हम बात करें कार्पल्स का ऐसा कौन सा भाग होगा जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो वो तो हो जाएगा हमारे प्लेटलेट्स। कौन हो जाएगा, प्लेटलेट्स। कौन हो जाएगा, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट बात करें, अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है, तो उस तत्व का नाम हो जाएगा हमारे कैल्शियम +2। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो उस विटामिन का नाम हो जाएगा विटामिन के। क्या नाम हो जाएगा, विटामिन के। ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए किस एंजाइम की हमें आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा इसके अंदर दो एंजाइम काम आते हैं। एक का तो नाम हो जाएगा यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा एंजाइम हो जाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज। और एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम हो जाएगा, थ्रोम्बिन। ये आपको याद रखना है। तो दो एंजाइम हो जाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेज और एक हो जाएगा हमारा थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा इसके लिए हमें दो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक तो हो जाएगा हमारे प्रोथ्रोम्बिन, और एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन के नाम होते हैं जो आपको याद रखना है। तो इसी के ऊपर आप 5 स्टार लगाना। रक्त का थक्का जब जमता है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हमें मुख्य रूप से 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कार्पल्स हो जाएगा, प्लेटलेट्स तत्व हो जाएगा, कैल्शियम, विटामिन हो जाएगा के, एंजाइम हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बिन, और प्रोटीन हो जाएगा हमारे प्रोथ्रोम्बिन, और एक हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। ये प्रोटीन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम प्रोसेस देखते हैं कि रक्त का थक्का जो होता है वो किस प्रकार से जमता है। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन देखेंगे हम, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर रक्त का थक्का कैसे जमता है, क्या कंडीशन होती है, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्त का जो थक्का जो जमता है वो शरीर के बाहर कैसे जमता है। उसका उदाहरण हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं।
जैसा हम उदाहरण के रूप में बात करें, मान लो हमें जब हम गिर जाते हैं या फिर छोटा मोटा हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तब हमें चोट लगती है, और चोट लगती है जैसे हाथ के हमें चोट लगती है, तो जैसे हाथ के चोट लगती है तो वहाँ से रक्त बाहर निकलने लगता है, और कुछ समय पश्चात 4 से 5 मिनट बाद में वहाँ से ऑटोमेटिक रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो उसी को हमें समझना है कि वहाँ से रक्त बाहर निकलना कैसे बंद हुआ, उस प्रोसेस को हमको समझना है, ठीक है ना। तो जो रक्त का जो थक्का जो जमता है वो शरीर के बाहर कैसे जमता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें कितने चरणों की आवश्यकता होगी, तो 4 चरण की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रक्त का जो थक्का जमता है वो कितने चरणों में जमता है, 4 चरणों में जमता है। और ये जब 4 चरणों में रक्त का थक्का जमता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और उस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, तो उस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा कैस्केडिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो कैस्केडिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, कैस्केडिंग प्रोसेस होता है। और इस कैस्केडिंग प्रोसेस के अंदर कुल कितना समय लगता है, तो ये लगता है 4 से 8 मिनट का समय लगता है। 4 से 8 मिनट का समय लगता है, या फिर मिनिमम समय की बात करें तो 4 मिनट का समय लगता है। अगर मिनिमम समय पूछे कितना समय लगता है 4 मिनट, और ओवरऑल पूछे तो ये हो जाएगा 4 से 8 मिनट का समय लगता है रक्त का थक्का जमना, या फिर शरीर से रक्त यदि बाहर निकल रहा है तो उसको वहां पर जमने में लगभग 4 से 8 मिनट का टाइम लगता है। ये हमें याद करना। अब हम वो 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट की बात करें तो शुरुआत जो होगी वो कहाँ से होगी, प्लेटलेट से होगा। यानी कि यदि हमें चोट लग जाती है तो सबसे पहले कार्पल्स का कौन सा भाग एक्टिवेट होगा, तो वो होगा हमारे प्लेटलेट्स होगा, और प्लेटलेट्स की सहायता से आगे जाकर अलग अलग भाग जुड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के अंदर यहाँ पर हो जाएगा हमारे कौन, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। तो ये जो थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये सबसे पहले एक्टिवेट होगा, और ये किसके साथ में जुड़ेगा, वायु के साथ में। जो वातावरण की जो वायु होती है उसके साथ में जुड़ेगा, उसमें भी मुख्य रूप से ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया, और जैसे ही ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो ये क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब नंबर सेकंड स्टेप की बात करें तो जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये किसके साथ में जुड़ता है, कैल्शियम तत्व के साथ में जुड़ता है। किसके साथ में जुड़ता है, कैल्शियम तत्व के साथ में जुड़ता है। और साथ ही में ये जुड़ता है हमारे प्रोथ्रोम्बिन के साथ में। किसके साथ में, प्रोथ्रोम्बिन के साथ में जुड़ता है। तो जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो जुड़ता है एक तो कैल्शियम के साथ में और प्रोथ्रोम्बिन के साथ में। और ये किसका निर्माण करता है, तो ये थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और ये थ्रोम्बिन क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये एंजाइम होता है, ठीक है। नंबर थर्ड की बात करें तो जो हमारा जो थ्रोम्बिन जो यहाँ पर बनकर आया था, ये जो थ्रोम्बिन जो होता है ये किसके साथ में जुड़ता है, एक प्रोटीन होता है उसका नाम हो जाएगा हमारे यहाँ पर फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन हो जाएगी, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के साथ में ये मिलता है। और थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है तब ये किसका निर्माण करता है, फाइब्रिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फाइब्रिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फाइब्रिन का निर्माण करता है। और ये जो फाइब्रिन जो होता है इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, जाल जैसी इसकी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, जाल जैसी संरचना होती है। जैसे आपने बात करें मच्छर की जाली देखी होगी, या फिर हम जो मछली जो पकड़ते हैं जो वो जाली होती है वैसे इसकी संरचना होती है। अब ये जो फाइब्रिन जो होता है, फोर्थ स्टेप की बात करें तो ये जो फाइब्रिन जो होता है, ये जो हमारा फाइब्रिन जो होता है ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, ये हमारे कार्पल्स के साथ में रिएक्ट करता है। क्योंकि अल्टीमेटली पूरे जब चोट लगती है तब उससे पूरा का पूरा रक्त बाहर निकलता है, और उस रक्त के अंदर WBC भी होगी, RBC भी होगी और प्लेटलेट्स भी होगी, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों वहां से बाहर निकलती है। तो ये जो फाइब्रिन जो होता है वो जाली जैसी संरचना होती है। अब जाल का निर्माण हो गया तो जो रक्त शरीर से बाहर निकल रहा होता है तो उसके अंदर प्लाज्मा होगा और कार्पल्स दोनों होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कार्पल्स जो होते हैं वो ठोस भाग होता है, और ठोस भाग की सबसे बड़ी विशेषता होती है वो अगर वो ठोस है तो वो धीरे धीरे जमने लगेंगे। तो वो जो कार्पल्स जो होते हैं वो इस फाइब्रिन की जो जाली होती है उसके अंदर आकर फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं यहाँ पर, तो कार्पल्स जो होते हैं इसमें कौन कौन होते हैं, तो RBC, WBC और एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर प्लेटलेट्स। कौन हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ये तीनों होते हैं जो कार्पल्स में होते हैं। तो फाइब्रिन जो होता है उसके अंदर ये कार्पल्स आकर फंस जाते हैं, और लास्ट में जाकर क्या बन जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का
बन जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। रक्त का जो थक्का होता है वो बन जाता है। तो पूरा का पूरा रक्त का थक्का जमने में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। टोटल समय कितना लगता है? तो 4 से 8 मिनट का समय लगता है और मिनिमम जो होता है वो 4 मिनट का समय लगता है, ये हमें याद रखना है। तो एक बार फिर हम इसका रिविजन कर लेते हैं। शुरुआत प्लेटलेट्स से होती है, तो प्लेटलेट्स जो होती है वो वायु के साथ में आकर जुड़ती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम तत्व के साथ में और जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है उसके साथ में जुड़कर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ये थ्रोम्बिन जो होता है एक एंजाइम होता है और ये एंजाइम जो होता है वो फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है इसके साथ में रिएक्ट करता है और किसका निर्माण करता है? फाइब्रिन। फाइब्रिन जो होता है कैसा होता है? इसकी संरचना जाली जैसी होती है, यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इस नेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्पल्स जो होते हैं ये ठोस होते हैं और ये आकर इसके अंदर फंस जाते हैं और फंसने की वजह से किसका निर्माण हो जाता है? रक्त का जो थक्का होता है वो निर्माण हो जाता है या फिर रक्त हमारे शरीर से बाहर निकलना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो ये हमने देखा शरीर के बाहर रक्त किस प्रकार से जमता है उसका हमने प्रोसेस देखा, ठीक है ना। ये याद रखना, इसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ये हमें सारी की सारी जानकारी याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर एक बीमारी देखते हैं और उस बीमारी के अंदर रक्त का थक्का बिल्कुल ही नहीं जमता। तो एक बीमारी आती है, यहाँ पर वो नोट करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, हीमोफीलिया। आपने नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? तो इस बीमारी के अंदर जब एक बार चोट लग जाती है, जब एक बार चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। जब ये अगर कोई बीमारी होती है हीमोफीलिया, तो एक बार यदि उस व्यक्ति को चोट लग जाए, चाहे छोटी सी चोट लगे चाहे बड़ी चोट लगे, अगर एक बार रक्त शरीर से बाहर निकलना चालू हो जाता है तो फिर कभी बंद नहीं होता है। अगर शरीर से सारा रक्त बाहर निकल जाएगा तो वो आदमी की ऑटोमेटिक वहीं पर सेवाएं समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हीमोफीलिया के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं यदि शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाए या फिर रक्त जम जाए तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी याद रखनी है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके अंदर देखते हैं रक्त का जो थक्का होता है वो शरीर के अंदर कैसे क्या जमता है और उसकी क्या प्रोसेस होती है, उससे क्या हमारे शरीर को कोई नुकसान होता है, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त का जमना, शरीर के अंदर रक्त का जमना। अब ये जो शरीर के अंदर रक्त जमता है उसे हम एक विशेष नाम से जानते हैं और उसे हम बोलते हैं हेमरेज। क्या बोलते हैं उसे हम? हेमरेज। ये आपको याद रखना है, ये एक टर्म है जिसके बारे में आपको याद रखना है। हेमरेज के अंदर क्या होता है? जो हमारे रक्त नलिकाएं जो होती हैं उन रक्त नलिकाओं के अंदर रक्त जम जाता है और जिसकी वजह से जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और वो रक्त नलिकाएं फट जाती है। और जैसे ही रक्त नलिकाएं फटती हैं और रक्त नलिकाओं से बाहर निकलने लगता है और जब हम देखते हैं हमारे कान या फिर नाक से रक्त बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। तो हेमरेज के अंदर क्या होता है? तो रक्त नलिका में रक्त का जमना, रक्त नलिका में रक्त का जमना क्या कहलाता है? हेमरेज कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमरेज कहलाता है। अब इसकी हम पूरी प्रोसेस को समझते हैं, तो इधर ध्यान से देखना। अब जैसे ही रक्त नलिका के अंदर रक्त जम जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी रक्त नलिका होगी, रक्त नलिका, ये जो रक्त नलिका होगी इसके ऊपर क्या बनेगा? दबाव बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर दाब लगेगा और जैसे ही दाब लगेगा तो ये जो रक्त नलिका जो होगी वो क्या हो जाएगी? फट जाएगी। क्या हो जाएगी? फट जाएगी। अब जैसे ही ये रक्त नलिका फट जाएगी तो रक्त जो होता है वो रक्त नलिका से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद में ये हमारे शरीर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। अब जैसे ये फटती है तो रक्त जो होता है वो हम देखते हैं, रक्त जो होता है ये हमारे कान हो गया, नाक हो गया, इनसे क्या होता है? बाहर निकलता है। इनसे क्या होता है? बाहर निकलता है। कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, इनसे क्या निकलता है? ये रक्त बाहर निकलता है। और जब इन भागों से रक्त बाहर निकलता है तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। तो इंटरनल ब्लीडिंग की भी परिभाषा पूछी जा सकती है कि इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है? तो रक्त का आंतरिक भागों से निकलना और फिर वो आंतरिक भागों से होते हुए बाहर की तरफ निकलता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। जैसे इस बीमारी के यदि हम बात करें तो एक बीमारी हेमरेज के अंदर ही आती है और उसका नाम होता है ब्रेन हेमरेज। क्या आता है? ब्रेन हेमरेज।
ये आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज, ठीक है ना। कई व्यक्तियों को हो जाता है ब्रेन हेमरेज, क्योंकि ये मस्तिष्क में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क की जो रक्त नलिकाएं होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है, और उन छोटी नलिकाओं में जो कार्पल्स जो होते हैं वो जम जाते हैं, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो रक्त नलिकाएं होती है वो ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है, और रक्त जो होता है वो बाहर निकलता है। और जैसे ही मस्तिष्क से रक्त नलिका फट जाती है तो वो जो रक्त होता है वो हमारे कान से भी निकलने लगता है। और ये कई सारी मूवियों के अंदर आपने देखा भी होगा कि कान से और नाक से, मुंह से रक्त धीरे धीरे बाहर निकलता है, उसे हम इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं, और उस बीमारी को हम ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका बिल्कुल उपाय है, और उस उपाय का नाम हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं हेमरेज को रोकने वाले पदार्थ का नाम क्या होता है? हेमरेज को रोकने वाले पदार्थ का नाम हो जाएगा हमारे हिपेरिन। क्या हो जाएगा? हिपेरिन। और ये हिपेरिन का जो स्त्राव होता है वो कौन करता है? तो हमने जब WBC के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था बेसोफिल्स के बारे में मैंने बताया था, और उसी का बेसोफिल्स के द्वारा ही हिपेरिन का स्त्राव होता है। तो हिपेरिन का जो स्त्राव होता है वो कौन करता है? तो याद रखना, हिपेरिन का जो स्त्राव होता है वो कौन करता है? बेसोफिल्स करता है। कौन करता है? बेसोफिल्स करता है। बेसोफिल्स करता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं हिपेरिन। हिपेरिन की जो सबसे बड़ी विशेषता है क्या है? याद रखिएगा, अगर ये वायु के कांटेक्ट में नहीं आ जाता है तो हिपेरिन समाप्त हो जाता है। जो मैं यहाँ पर लाइन बताने वाला हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हिपेरिन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे घूम रहा है तब तो इसको कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये हमारी बॉडी के अंदर घूमता रहेगा तब तक ये किसी भी रक्त नलिका के अंदर रक्त को जमने नहीं देगा। लेकिन अगर जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिल जाती है या फिर वायु मिल जाती है हिपेरिन को, तो ये वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हिपेरिन का जो शत्रु होता है, हिपेरिन का शत्रु कौन है हमारे शरीर के अंदर? तो वो हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? वायु। वायु में भी प्रमुख रूप से ऑक्सीजन, ठीक है ना। वायु में भी प्रमुख रूप से ऑक्सीजन जो होता है वो हिपेरिन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो अब हिपेरिन की कहानी सुनिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी, हमें चोट लग गई। जब हमने बाहर की तरफ रक्त का थक्का कैसे जमता है उसके 4 चरण देखे थे, तब मैंने बताया हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया या फिर हम गिर गए तब चोट लग जाती है। जब चोट लग जाती है तो रक्त बाहर निकलने लगता है। तो वो रक्त बाहर क्यों निकलता है? तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है? हिपेरिन होता है। क्योंकि जब तक हमारे शरीर के अंदर रक्त या हिपेरिन रहेगा तो वो रक्त को जमने नहीं देगा। अब जैसे ही वो रक्त से बाहर निकलता है, रक्त चोट लग जाती है तो रक्त बाहर निकलता है, तो उसके साथ में हिपेरिन भी निकलता है। और हिपेरिन जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर की तरफ तो ऑक्सीजन है वायुमंडल के अंदर, तो हिपेरिन जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो ये क्या हो जाता है? हिपेरिन नष्ट हो जाता है। हिपेरिन क्या हो जाता है? वायु के जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो ये हिपेरिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब ये हिपेरिन नष्ट हो गया। अब जैसे ही हिपेरिन नष्ट हो गया तो हिपेरिन का प्रमुख काम ही क्या होता है? रक्त को थक्का जमने से रोकना। अब हिपेरिन ही नष्ट हो गया तो रक्त का थक्का जम सकता है, तो वो जब रक्त का थक्का धीरे धीरे बनना हमारा चालू हो जाएगा। अब जैसे धीरे धीरे रक्त का थक्का बनना चालू होगा तो रक्त धीरे धीरे वहाँ से निकलना बंद हो जाएगा। तो रक्त का थक्का जो जमता है उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है? हिपेरिन होता है। और अगर हमें अंदर की तरफ रक्त का थक्का जमने से रोकना है तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है? हिपेरिन होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हिपेरिन का प्रमुख काम क्या होता है और क्या काम इसका नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और पॉइंट आता है जो हेमरेज जो बीमारी होती है, इस हेमरेज बीमारी को प्रमोट कौन करता है? तो याद रखना, ये जो हमारे हिपेरिन जो बीमारी होती है इसको बढ़ाने का काम कौन करता है? इसको बढ़ाने का काम, हिपेरिन जो बीमारी होती है इसको बढ़ाने का काम कौन करता है या प्रेरित करने का काम कौन करता है? तो एक विटामिन आता है हमारे, एक विटामिन, और उस विटामिन का नाम हो जाएगा हमारे विटामिन के। ये जो विटामिन के जो होता है ये रक्त के थक्का में भी सहायता करता है, और साथ ही साथ में ब्रेन हेमरेज जो होता है या फिर हेमरेज जो बीमारी होती है उसको प्रमोट करने का भी काम कौन करता है? विटामिन के करता है। ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हमारे जो प्लेटलेट्स या फिर पट्टिकाणु या फिर जो थ्रोम्बोसाइट वाला जो टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद में हम रक्त समूह के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ में आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।